अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा है। आपको खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम में। ये बड़ा अहम प्रोग्राम आज मैं करने जा रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर आज दो बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। एक जिसको कह लें कि पॉजिटिव ख़बर है, खुशखबरी की खबर है, जहाँ पर आर्मी चीफ साहब का बयान आया है कि वो अपनी मुद्दत पूरी करेंगे और उसके बाद वो अपनी सीट से जा रहे हैं। और दूसरा ये कि फ़ौज का सियासत के साथ किसी तरह से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये इनिशियली सुबह से जब खबर गर्दिश की और उसके बाद फिर इंतज़ार था तोशा खाना रेफरेंस का, इमरान खान साहब का, और उसकी भी जहाँ खबर आई उसने बड़े हैरान कुन असरात छोड़े हैं। सारा दिन आप देखते रहे, अभी 10 बज रहे हैं तो जाहिर है आज सारा दिन आपने देखा एहतजाज भी हो रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पर रिटेलिएशंस भी आ रही हैं। तो ख़बर जनाब ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन इमरान खान साहब हैं उनके ख़िलाफ़ जो तोशा खाना रेफरेंस था जो स्पीकर कौमी असम्बली ने भेजा था उससे मुतालिक फ़ैसला सुनाया है और उन्हें नाअहल करार दे दिया है। जब नाअहल की बात हो रही है तो इसकी तशरीह होनी है, लेकिन हम मजमूई तौर पर जब समझते हैं और इस केस के कॉन्सिक्वेंसेस को समझने की कोशिश करते हैं तो ये नज़र आ रहा है कि 2014 से जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जहां खड़े थे वहीं पर अब इमरान खान साहब भी आकर खड़े हो गए हैं। अब नवाज शरीफ साहब पहले सियासत से बाहर हुए थे, अब इमरान खान साहब भी सियासत से बाहर हुए हैं, कुछ देर के लिए हुए हैं, लॉन्ग टर्म हुए हैं, ये अभी आज इस प्रोग्राम के डिबेट का हिस्सा होगी। सवाल एक उठ रहा है जो किसी तरह से मुख्तलिफ दानश्वर हलकों में बात हो रही है कि जनाब 1 करोड़ को 60-70 लाख वोट इमरान खान साहब ने भी लिए, वो भी नाअहल हो गए, कोई इतने के करीब ही कोई नवाज शरीफ साहब ने भी लिए, वो भी नाअहल हो गए, यानी दोनों ही, जिनके अलावा चारा ही नहीं है इस पाकिस्तान की सियासत में, यही दोनों मेन बंदे हैं। तो यहाँ पर दोनों ही नाअहल हो गए, फिलहाल तो पार्टी से बाहर हो गए, पार्टी से कह रहा हूँ सियासत से बाहर हो गए। तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो क्या है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल डायमेंशन, डायरेक्शंस अब होंगी क्या। फिर अब जब क्रिमिनल प्रोसीडिंग होगी तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में जाएंगे नहीं जाएंगे, क्या मामलात होंगे आगे, वो हम अपने ज़रा लीगल एक्सपर्ट से पूछेंगे कि अब इसकी प्रोसीडिंग आगे होगी क्या। तो जाहिर है अब जब इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग जब होगी तो फिर सादिक और अमीन की बात चलेगी, और अगर सादिक और अमीन नहीं रहते इमरान खान साहब तो फिर वो पार्टी के सदर भी नहीं रहेंगे, सेम एज कॉन्सिक्वेंसेज जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ हुए थे। फिर दूसरी तरफ इमरान खान भी पार्टी के चेयरमैन नहीं रह पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ जब पंजाब के वज़ीर आला की बात हुई तो वहां पर भी एक नया मामला चला कि जी पार्टी के सदर का फैसला होगा या पार्लियामेंट के पार्लिमानी पार्टी के का फैसला होगा, तो फिर एक नए कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे। आपको याद होगा कि राना इब्रार साहब है एक सीनियर साफ़ी, उन्होंने आरटीए के तहत एक एप्लीकेशन दी थी, ये तोशा खाना रेफरेंस की बता रहा हूँ। सलीम साफ़ी साहब के प्रोग्राम में उन्होंने बात भी की थी, बड़े बड़े मुश्किल तरीके से उन्होंने इसके ऊपर बहुत कहा कि जी जो इमरान खान साहब को या उनकी अहलिया को जो तहाइफ मिले हैं उनकी लिस्ट तो दी जाए, वो नहीं दी गई। मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचा, फिर ये कहा गया कि ये कौमी सलामती का मसला है, सिफारती मसला है, नहीं बताया गया क्या हुआ। और फिर ही बात आगे बढ़ी, बताया गया कि जी माजी के हुक्मरानों से हमने ज़्यादा पैसे दे के ये तोहफे लिए हैं, हम इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। फिर आखिरकार पता चला कि जनाब ये 50% भी नहीं 20% तक रकम दी गई है। फिर जो दी गई है वो बयान भी जमा हो गया इलेक्शन कमीशन में। अब जनाब यहाँ पर टर्निंग पॉइंट आता है कि जो आपने असासे बने रकम देकर भी उसकी डिक्लेरेशन आपने क्यों नहीं यहाँ पर जमा करवाई इलेक्शन कमीशन में। तो फैसला सुनाया गया और उसमें इमरान खान को झूठा बयान जमा कराने पर आर्टिकल 1P के तहत नाअहल करार दिया गया। और ये जो आर्टिकल 1P है वो क्या कहता है कि वो रुकन फिल वक्त है, ये मैं आपको वर्ड बता रहा हूं, ये इंग्लिश में जो इसका यूज हुआ है वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। नाफिजुल अमल किसी कानून के तहत मजलिस शुरा यानी पार्लियामेंट या किसी सूबाई असम्बली का रुकन मुंतखब किए जाने या चुने जाने के अहल नहीं होगा। ये सारे वो मामलात हैं जिसको हमने आज जिक्र करना है, डिस्कस करना है। मेरे साथ माहिर कानून इमरान शफीक साहब भी मौजूद हैं, माहिर कानून अहमद पेंसोटा साहब भी मौजूद हैं, इसार राना साहब सीनियर तज्जियाकार वो भी मेरे साथ मौजूद है, रिजवान रजी साहब कुछ देर के बाद हमें ज्वाइन कर लेंगे। इसके जो पॉलिटिकल डायमेंशन हैं और डायरेक्शन है वो समझने से पहले जरा मैं कानून क्या कहता है और इसकी डायरेक्शन क्या है वो समझ लेते हैं। अहमद पेंसोटा साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूं और सबसे पहले आपकी तरफ से शुरू करता हूं। मामला अब यहां पर आ चुका है, सबसे पहले ये जो 63-1P है सर, इसकी जरा तशरीह तो मुझे समझा दें, ये क्या है और क्या मामलात आगे बनेंगे। अहमद साहब आ रही है? जी मुझे आ रही है जी सर। अहमद साहब बात कर रहे हैं। अहमद साहब मेरा ड्रॉप हुई है, इमरान शफीक साहब से बात करें। इमरान शफीक साहब, ये जो आर्टिकल 63-1P है ये क्या है, क्या कहता है
और इसको जब हम आर्टिकल 63 और उसके बाद पी शिक के साथ मिलाकर जब पढ़ते हैं तो इसका मतलब क्या लिया जाए, और क्या इसमें नाअहली की मुद्दत भी कहीं तय है? इमरान शफीक साहब। देखिए 63(1)(p जो है वो बिल्कुल वाज़िया एक सेक्शन है, और वो कहता है कि आपने पाकिस्तान के किसी भी कानून के तहत जो अगर आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो वक्त आपकी उस कानून की खिलाफ वर्जी, उस कानून में जो कंसिक्वेंसेस दिया हुआ है, यकीनन उससे मुराद इलेक्शन के कानून है। सही है। इलेक्शन कानून में अगर नाअहली दी हुई है किसी चीज की और उस करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस करार दिया गया है, तो उसके नतीजे में अगर वो इलेक्शन कानून में आप अगर एक मुंतखब मेंबर पार्लियामान जो है वो नाअहल हो जाता है, तो उसका लाजमी कंसिक्वेंस के तहत जो है वो 5 साल के लिए नाअहली है 63(1)(p) के तहत। 5 साल तो की नाअहली, 5 साल की नाअहली। एक मिनट, मैं आज जज साहब से, शाइक उस्मानी साहब की भी गुफ्तगू सुन रहा था। अब मैं जरा अहमद साहब से भी जरा इसकी ओपिनियन ले लूं, फिर दोनों से आपसे बात करता हूं ताकि जरा क्लियर हो सके कि ऐसा मामला क्या है। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने का। ये जरा 63(1)(p) की थोड़ी सी तशरीह फरमा दीजिए कि ये क्या कहता है, और जब हम नाअहली की बात करते हैं तो नाअहली कहां तक जाती है, यानी कि उसकी ड्यूरेशन क्या बनती है? सर, सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि ये कार्रवाई जो है ये किस कानून के तहत है। ये कार्रवाई आर्टिकल 63(2) के तहत हुई है। जब 63(2) के तहत एक स्पीकर की तरफ से रेफरेंस आता है और अगर वो रेफरेंस ना जाए तो तस्वर होता है कि वो रेफरेंस चला गया, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन 63(3) के तहत ने कार्रवाई करके और रेड विद द इलेक्शन एक्ट 2017 कार्रवाई करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंची कि इमरान खान साहब ने जो अपने असासे कमीशन में डिक्लेयर नहीं किए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आगे, वो एक करप्ट प्रैक्टिस के जुमरे में आता है। ठीक है। और साथ साथ उनको डी सीट कर दिया गया 63(2) में, जिसकी इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन जो है वो 63(1)(p) है। और ये इस वजह से है कि जब इस केस की बहस हो रही थी तो उस टाइम पे कहा गया कि ए से लेके ओ तक तो अप्लाई नहीं करता, तो उन्होंने कहा कि पी अप्लाई करता है, क्योंकि पी जो है ना कि वो इस बात की निशानदेही करता है कि ही इज फॉर द टाइम बीइंग डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग इलेक्टेड और चोजन एज अ मेंबर ऑफ मजलिस शूरा। ठीक है जी, फॉर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। अब वो एनी अदर लॉ के कॉन्टेक्स्ट में ये आ जाते हैं। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो 5 साल का नहीं होगा। इसका इम्पैक्ट होगा कि जो रिमेनिंग टर्म ऑफ द असेंबली है, और रिमेनिंग टर्म ऑफ द असेंबली लेट से अगर हफ्ते बाद इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं तो नेक्स्ट इलेक्शन के लिए इमरान खान साहब जो हैं वो अहल होंगे, वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, क्योंकि ही हैज बीन डी-सीटेड एंड द पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन इज ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ डी-सीटिंग हिम। और डी-सीटिंग वो इसलिए कर सकते हैं क्योंकि वो उनको आईनी पावर दी गई है। उसके अलावा क्योंकि वो कोर्ट नहीं है जिसके ऊपर मुतअद्दिद नज़ायर हैं अदालत की, और कोर्ट के बगैर, डायरेक्शन के बगैर, कोर्ट की डिक्लेरेशन के बगैर कोई और डिस्क्वालिफिकेशन इन्वोक नहीं हो सकती। और ये बात भी जो 63(1)(p) वाली है, ये बात भी फर्स्ट टाइम एक जजमेंट में आई है जो कि अभी इन्होंने देखी, और ये भी अदालत इसको स्टैंड करती है कि नहीं करती। ये अहमद साहब, आप ये वर्ड जो लिखा हुआ ही इज फॉर द टाइम बीइंग डिस्क्वालिफाइड, इसकी तशरीह कर रहे हैं कि ये जो जब तक ये टेन्योर है इसका तो तब तक है। टाइम बीइंग का मतलब ये लिया जाए? जी सर, बिकॉज उनके पास पावर है डी-सीट करने की, डिस्क्वालीफाई करने की। अच्छा, अब इसमें एक क्वेश्चन है अहमद साहब, एक क्वेश्चन और है, वो ये कि जिस सीट पर अभी वो एमएनए है, क्या वो सिर्फ उसी से डिस्क्वालीफाई हुए हैं, ये जो बाकी अभी 5 सीटें उन्होंने जीती हैं उस पर भी हो गए? आइडियली स्पीकिंग तो जी जब अगर वो मेंबर नहीं रहे, और जिस टाइम पर ये बेसिकली चूंकि रिलेट करता है मामला, उस टाइम का फैसला उस सीट तक चैलेंज किया गया है, लेकिन अगर उसको स्ट्रेच करें और उस प्रिंसिपल को स्ट्रेच करें तो बाकी तमाम सीट्स पर भी एप्लीकेबल हो सकता है। बिकॉज इफ इज नॉट अ मेंबर, उन्होंने डिक्लेरेशन सही नहीं की हुई, तो इसका मतलब ये है कि वो बाकी तमाम चीजों पर अप्लाई होगा। इस तरह तो नहीं हो सकता कि एक पर अप्लाई हो। बट इस जजमेंट को पढ़ के ये लगता है कि उन्होंने अप्लाई सिर्फ उस सीट के टाइम किया है, जो सीट इंटरेस्टिंगली वो रिजाइन कर चुके हैं। वो भी अनदर उसका एस्पेक्ट है। दूसरा इस जजमेंट का एस्पेक्ट जो मैं बहुत हाईलाइट करना चाहता हूँ, हमारी अदालतों में एक रिवायत मौजूद है, जब किसी जज के खिलाफ कंप्लेंट की जाए वो खुद ही उस केस को नहीं सुनते। यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ फॉर्मली रेफरेंस फाइल्ड है अगस्त में, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये केस सुना। और जिस तरह इस केस को सुना गया और जिस तरह इस केस के बारे में लिखा गया, मतलब अगर आप इस केस को गौर से पढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो जजमेंट है, जजमेंट का जो लास्ट पैराग्राफ है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें एक लाइन लिखी है, ऑफिस इज डायरेक्टेड टू इनिशिएट लीगल प्रोसीडिंग्स एंड टू टेक फॉलो अप। ये ऐसे लग रहा है कि जो हमारे चीफ
कमिश्नर हैं वो अभी तक अपनी ब्यूरोक्रेटिक मोड से बाहर नहीं आए। अदालतें फॉलो अप्स के ऑर्डर नहीं करती। अच्छा, इसमें चार अरकान के दस्तखत हैं, वो इस वक्त मौजूद थे, जो अब दस्तखत तो खैर है, जो पांचवें भरवाना साहब, उनका क्या मतलब, वो नहीं है तो क्या वो अभी हम उसको अभी वो क्लियर नहीं है, पूरा ऑर्डर नहीं है? वो तो इनकी स्वाबदीद है ना जी कि बेंच कितने का बनाते हैं। उन्होंने 4 मेंबर बनाया, ठीक है, वैसे वो भी मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं था, शुड हैव बीन अ प्रॉपर फुल मेंबर बेंच, क्योंकि बाकी केसेस तो मैंने अभी 2-3 महीने भी आर्ग्यू किए हैं, सारे फुल 5 मेंबर बेंच पे करते हैं, पर इसमें तो इनको बैठना ही नहीं चाहिए था जब आपके खिलाफ डायरेक्टली रेफरेंस फाइल हुआ है। और फॉलो अप का वो ऐसे कह रहे हैं जैसे मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहता होता है कि जी फॉलो अप करके मुझे सुबह रिपोर्ट करके दफ्तर पेश होवे। सही है, ये वो वाला ऑर्डर जो कर रहे हैं। एक छोटा मुख्तसर से साहब बता दीजिए, मुझे पता है आपने अगले मजीद शो में जाना, सिर्फ एक मुद्दा अब इसके आपके लिए मैं हमेशा हाजिर। प्लीज, थैंक यू। सिर्फ ये बता दें कि ये अब अगला इसकी प्रोसीडिंग क्या है, अब ये किसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग की तरफ जाएगा, आगे क्या है? जी सर, चूंकि उन्होंने बीच में होल्ड कर दिया कि मैं, अच्छा एक और बात की बड़ी गलत की उन्होंने कि करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब पाए हैं। वो ये वर्ड्स भी नहीं लिख सकते थे, वो ये लिख सकते थे कि करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब पाए जा सकते हैं आफ्टर द ट्रायल। बिल्कुल, ट्रायल हुआ ही नहीं अभी तक, तो यहाँ लिख दिया कि मुर्तकिब पाए गए हैं और साथ में ट्रायल के लिए भेज रहा हूँ। ये ऐसी है कि एक कमीशन कहे कि जी हम आपको सजाए मौत दे रहे हैं, लेकिन आप ऐसे करें जरा ट्रायल भी करवा लें, हो सकता है उसमें आपको कुछ मिल जाए। तो ये तो बेसिकली द ऑर्डर इज नथिंग बट एब्सर्ड। बहुत अच्छा पॉइंट, बहुत शुक्रिया अहमद साहब, थैंक यू वेरी मच सर, ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच, बड़ा अच्छे पॉइंट आपने क्लियर किए। इमरान शफीक साहब, ये कुछ पॉइंट्स हमने रेज किए, जो क्वेश्चन हमने रेज किए, अहमद पंसोर साहब ने कहा कि जाहिर ये फॉर द टर्म बीइंग है, आप इसकी जो तशरीह फरमा रहे हैं उसके मुताबिक 5 साल, ये कैसे सर, ये तशरीह कैसे बन सकती है आपके ख्याल में सर? पहले बात तो ये है कि मैं ये पंसोटा साहब हमारे भाई हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं, माशाल्लाह उनकी अपनी एक राय होगी, जी, लेकिन मैं राय से खुली तौर पर इख्तिलाफ करता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि उसने कहा कि चीफ इलेक्शन कमीशन को फैसला ही नहीं देना चाहिए था, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमीशन साहब के खिलाफ जो है वो रेफरेंस फाइल किया जा चुका है। ये सरीहन गलत बात है। उसकी वजह यह है कि चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ये तो ऐसे ही है जैसे कोई जज अपनी जजमेंट रिजर्व कर ले और फैसला देने के लिए महफूज कर ले, और आप उसके बाद उसके खिलाफ जो है वो एक एप्लीकेशन दे दें, और आप इन पूरी बहसों के बाद, पूरी कार्रवाई के बाद इस नतीजे पर पहुंच जाएं कि मेरे पास इन बातों का कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है, और एक कानूनदान के आपको अंदाजा हो जाए और आपकी इंतहाई काबिल कानूनी टीम हो और वो ये समझ ले कि भाई ये फैसला खिलाफ आएगा, तो उसके बाद आखिरी फैसले से 2 दिन पहले आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ या उस जज के खिलाफ एक रेफरेंस फाइल कर दें और कहें जी ये फैसला अभी रेफरेंस पर कार्रवाई ही नहीं हुई, रेफरेंस पर कोई नोटिस ही ना आया हो, रेफरेंस का कोई कॉग्निजेंस जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है उसने ना लिया हो, और आप कहना शुरू कर दें कि ये बाइस्ड हैं और हमने इनके खिलाफ एप्लीकेशन दी है। ये कानून में ऐसा कोई जवाज नहीं है, यानी कोई ऐसा कानून नहीं है। पॉइंट आपका बड़ा जबरदस्त है, मैं आई रियली अप्रिशिएट इट, मैं इसको एक्सेप्ट भी करता हूं ये पॉइंट, लेकिन जो जिस बात को हम डिस्कस कर रहे हैं ना, वो बात जरा दूसरी तरफ चली जाएगी, इसलिए मैं वापस आपको उस तरफ लेकर आना चाह रहा हूं। हम 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन की जो बात कर रहे हैं वो कैसे, क्योंकि इस वक्त जो आम अवाम है वो इस 2 तरह की कंफ्यूजन में है। वो कह रहे हैं डिस्क्वालीफाई हो गया लाइफ टाइम, अच्छा फिर आ रहा है कि नहीं 5 साल, फिर एक वर्जन मिल रहा है नहीं सिर्फ इस टेन्योर तक। आप कुछ हद तक अहमद पंसोरा साहब ने क्लियर किया, और जो मुझे फॉर द टाइम बीइंग का जो वर्ड यूज हो रहा है पी के अंदर, ये मेरे पास उसका कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, उसमें भी थोड़ा सा मुझे क्लियर हो रहा है कि हाँ शायद फॉर द टाइम बीइंग का मतलब जो इंटरप्रिटेशन है वो है इस टेन्योर की। आप 5 इयर्स का जो कह रहे हैं वो भी जरा क्लियर कर दीजिए ताकि मेरी कंफ्यूजन दूर हो जाए। देखें, ये जो फॉर द टाइम बीइंग है ना डिस्क्वालीफाइड, इसका मतलब ये नहीं है कि फॉर द टाइम बीइंग फॉर द टेन्योर ऑफ द असेंबली जो चल रही है, ठीक, ये वो नहीं है। ये डिस्क्वालिफिकेशन है, बंदा डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। डिस्क्वालीफाई क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो फॉर द टाइम बीइंग ही इज नॉट क्वालिफाइड। फॉर द टाइम बीइंग ही इज, क्यों वो क्वालिफाइड नहीं है? क्योंकि फॉर द टाइम बीइंग उसने जो एसेट डिक्लेरेशन अपना दायर किया है, वो डिक्लेरेशन बेसिकली वो दुरुस्त उसने फाइल नहीं किया, और दुरुस्त जब एसेट का डिक्लेरेशन फाइल नहीं किया और उसमें कानून की खिलाफ वर्जी की है, और इलेक्शन कमीशन, और ये भी कोई बात बिल्कुल गलत है ये कहना कि इलेक्शन कमीशन ने कहा ये करप्ट प्रैक्टिसेस, क्यों कह दिया इलेक्शन कमीशन ने? भाई इलेक्शन कमीशन ने क्रिमिनल ऑफेंस की हद तक करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं कहा, उस ऑफेंस के पैरामीटर्स अलग हैं, उसके ट्रायल का पैमाना अलग है। 173 वाला जो मैटर था सेक्शंस का, उसके तहत का
उसके तहत ठीक, कहा ठीक। जो आपने मिस डिक्लेरेशन किया, यानी दो तरह की करप्ट प्रैक्टिसेस की, हर लिहाज से आप जब देखिए ना, तो ये है इलेक्शन कमीशन की जो कार्रवाई है, जो कानून आपको कहता है कि अपने डिक्लेरेशन आप मुकम्मल फाइल करेंगे और उसमें कोई कंसीलमेंट नहीं करेंगे। मैं समझ गया सर, एक मिनट रुकिएगा सर, एक मिनट रुकिएगा जरा। कामरान साहब मेरे साथ मौजूद है सर, एक मिनट रुकिएगा, क्योंकि क्वेश्चन सारे आपकी तरफ प्रिवेल करने हैं, रिवील आपकी तरफ जाने हैं, क्योंकि लीगल प्रोसीडिंग का। कामरान खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं सर, बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी है, तज्जियाकार है, एंकर पर्सन है, बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, बड़े अरसे से सुप्रीम कोर्ट की बीट करते हैं, लीगल प्रोसीडिंग्स को, प्रेसिडेंट को बहुत करीब से समझते हैं। कामरान साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, आपने वक्त दिया, और जो आप नई अपॉइंटमेंट आपकी हुई है एक नए चैनल पर गए, उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। सर ये फरमाइएगा कि ये जो अभी तनाजुर बना हुआ है, जाहिर है आप लीगल एक्सपर्ट तो नहीं है, लेकिन जो बातें हो रही हैं वो क्या है? एक तो हमें दो चीज़ों के बारे में बताइएगा कि ये जो नाअहली हुई है ये कितनी मुद्दत के लिए है, और दूसरा जो इसकी इंटरप्रिटेशन हो रही है 631A की, वो क्या हो रही है? जी बहुत शुक्रिया मुर्तजा साहब, थैंक यू। सबसे पहली बात तो ये कि जो इलेक्शन कमीशन ने ये एक्सरसाइज की है 631P जी सब क्लास P, ये मेरा ख्याल है कि बहुत कम केसेस में ऐसा हुआ है कि ये वाली उन्होंने ये वाला जो प्रोविजन है इसको एक्सरसाइज किया हो, इसको एनफोर्स किया हो। ठीक। उसकी वजह यह है कि इससे पहले के जो मामला थे वो 621F के तहत घूमते रहे कि जी कोई सादी कमीन है या नहीं है। ठीक। फिर इसके अलावा ये होता है कि जब इलेक्शन वाले मामला चल रहे होते हैं, यानी उस वक्त आपको पता है कि एक पूरी सीक्वेंस होती है, इलेक्शन जब स्टार्ट होता है तो उसमें एक पूरा टाइम दिया जाता है कि जी आप अब ऑब्जेक्शन रेज करेंगे, आप इसके खिलाफ ये वाला ऑब्जेक्शन उठाएंगे कि जी ये सादी कमीन नहीं है। ये चीजें जो है वो उस वक्त तय हो जाती हैं, और वो जो एक प्री इलेक्शन और पोस्ट इलेक्शन के बाद जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बनने का वक्त है, ये मामला उस वक्त होते हैं। ठीक। अब हुआ ये है इस केस में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक जो है वो मामला स्पीकर ने रेफरेंस की सूरत में इलेक्शन कमीशन को भेज दिया। नॉर्मली जो इलेक्शन रिलेटेड मामला होते हैं, मसलन डिफेक्शन किसी ने की हो तो वो मामला जाहिर है उसके स्पीकर के ऊपर जाता है, स्पीकर रेफर करता है उसे। कोई अगर इस्तीफा दे देता है तो जाहिर है वो इस्तीफे जो है वो रेफर किए जाते हैं इलेक्शन कमीशन के पास। 63 आर्टिकल भी ये कहता है कि जी अगर किसी मामले पर डिस्क्वालिफिकेशन का क्वेश्चन राइज करे तो उस सूरत में स्पीकर जो है वो भेजेगा रेफरेंस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन उसको उसके ऊपर डिसीजन लेगा। तो ये वाली बात तो ठीक है, समझ में आती है कि जी इन्होंने कर दी। अब इलेक्शन कमीशन ने और भी प्रोविजन थी, उन सबको छोड़ के जो सिर्फ P प्रोविजन है जिसमें कि ये कहा जाता है कि जी फॉर द टाइम बीइंग अगर ये समझा जाता है कि जी वो डिस्क्वालीफाई हो गया है तो उस सूरत में उसके लिए वो ये वाली प्रोविजन जो है एक्सरसाइज होगी। अब देखिए यहाँ पर भी ग्रे एरिया है, कोई जिक्र नहीं है कि जी ये 5 साल के लिए है, फॉर लाइफ है, सिर्फ एक इलेक्शन के लिए है, या एग्जिस्टिंग सीट के लिए है। इसकी ज्यादा इंटरप्रिटेशन जो हो रही है वो यही हो रही है कि ये सिर्फ वन टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है, यानी एक आप इस वक्त हो गए हैं तो, लेकिन ये मामला जो है अभी ये ग्रे एरिया में है। अच्छा, अभी मेरी अहमद पंडोसा से बात हुई, बट मैं समझ गई ये कंफ्यूजन है अभी बहरहाल ऑन द वे। मेरी अहमद पंडोसा से बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि मेरा क्वेश्चन ये हुआ था कि जी क्या सिर्फ इसी पे डिस्क्वालिफिकेशन हुई है या ये उन 5 सीटों पर जो अभी इन्होंने विन किया है जिसका ओथ नहीं लिया है उस पर भी होती है? तो तशरीह ये हुई कि जाहिर है अभी जो असास है वो भी जाहिर नहीं किए गए, प्ली तो वही बनाई गई, तो जाहिर है उस पर भी ये लागू होगी। आप इस पर आम राय क्या पाई जा रही है, लीगल एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? मेरा ये ख्याल है कि इसको अगर दूसरे एंगल से देखा जाए तो ये भी हो सकता है कि इस वक्त अगर इमरान खान साहब जो सीट से उन्होंने रिजाइन दिया है, जिससे जो कि अभी मंजूर नहीं हुआ, सीट के ऊपर ये MNA तस्वर होंगे, और जो रेफरेंस आया है इनके खिलाफ वो उसी सीट की बुनियाद पर आया है ना, कि उनको जब ये रेफरेंस उनके खिलाफ भेजा गया है तो उनको एज ए मेंबर नेशनल असेंबली के तौर पर उसी सीट की बुनियाद पर भेजा है ना रेफरेंस। ठीक है ना, तो ये वो इसका मतलब यह है कि जी उस सीट को बुनियाद बना के डिस्क्वालिफिकेशन मांगी गई और इलेक्शन कमीशन ने इन्हें उस सीट से डिस्क्वालीफाई कर दिया। यानी आपकी ओपिनियन ये है कि ये सिर्फ इस सीट पर जिस पे अभी MNA मौजूद है ये उसी की डिस्क्वालिफिकेशन है, बाकी जो 5 सीटें जीती हैं उसमें से 4 छोड़नी, उसके लिए अभी एक इनके पास ऑप्शन मौजूद है। एम आई राइट सर? बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसे ही है। 6 सीटें उनके पास हैं, 6 में से वो एक रखेंगे, 5 छोड़ेंगे। और अगर ऐसा होता है तो वो सारे नोटिफिकेशन, क्योंकि देखें वो इलेक्शन जीते हैं, नोटिफिकेशन तो उनके
उनके हक में हो जाएगा। वो यहाँ पर अभी नए अपने जो वो जमा कराएंगे एहसास वगैरह और फॉर्मेलिटीज पूरी करेंगे तो 6 नोटिफिकेशन उनके हाथ में होंगे। ठीक है, तो वो फिर ये करेंगे। तो एक इंटरप्रिटेशन इसकी ये बनती है, इसलिए कि यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ इसमें 63(1) और के जी कितनी मुद्दत के लिए होगा या एग्जिस्टिंग मुद्दत के लिए होगा या नहीं होगा, लेकिन इसकी जो एक अपरेंट जो एक रीडिंग है, जो एक ऑन द सरफेस में नजर आ रही है रीडिंग, वो यही कहती है कि जी अगर आप किसी मेंबर जो कौमी असेंबली का हो, वो अगर आप ये समझता है स्पीकर के जी वो डिस्क्वालीफाई हो रहा है किसी वजह से, तो वो रेफरेंस भेजेगा और यही हुआ इस केस में। उस रेफरेंस के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने फैसला दे दिया और डिस्क्वालीफाई हो सकता है कि इमरान खान जो है वो उस डिस्क्वालिफिकेशन को तो चलो चैलेंज करेंगे, लेकिन वहां से खत्म होने के बाद हो सकता है वो किसी नए, तो ये एक मुझे एक बस एक चंद सेकंड्स की ब्रेक लेने लेते हैं, आपके पास दोबारा वापस आ रहा हूं। ये क्वेश्चन के साथ एक और क्वेश्चन जुड़ा है, मैंने जोड़ना है और साथ में इमरान शफीक साहब से बात करनी है। एसआर राना साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक ब्रेक नाज़रीन, ब्रेक के बाद मुख्तसर ब्रेक के बाद हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत ज़बरदस्त हमने क्वेश्चंस कुछ रेज कर लिए थे और जो कुछ ग्रे एरियाज में जाते हुए नजर आ रहे हैं और जिसकी इंटरप्रिटेशन मुख्तलिफ हल्कों में मुख्तलिफ की जा रही है। इमरान शफीक साहब भी हमारे साथ मौजूद है, माहिर कानून है। एसआर राना साहब भी है, कामरान खान साहब भी सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार है, वो मेरे साथ मौजूद हैं। एसआर राना भी हमने ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान शफीक साहब, मैं आपकी तरफ आना चाह रहा हूँ, उसके बाद मैं कामरान साहब की तरफ जाऊँगा। ये समझाइएगा कि अब अगली प्रोसीडिंग क्या है, यानी अब रेफरेंस जो हुआ था उसका डिसीजन तो इलेक्शन कमीशन ने ईसीपी ने दे दिया, अब इसके बाद अगला प्रोसीजर क्या है, क्या होगा? अगर इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो क्या, या इलेक्शन कमीशन ने अब ये किसे भेजना है, पार्लियामेंट में भेजना है या सुप्रीम कोर्ट में भेजना है, या इसकी क्रिमिनल प्रोसीडिंग होनी है, क्या है अगला प्रोसीजर, क्या है? इमरान साहब जी देखिए, एक तो इलेक्शन कमीशन ने अब इसके दो पहलू प्रोसीडिंग साइड बाय साइड हो गई हैं सर। एक तो है न्यायालय का फैसला, तो इलेक्शन कमीशन ही मजाज था, रेफरेंस आया था और रेफरेंस की जो है वो इलेक्शन कमीशन ने खुद ही उसका फैसला दे दिया है। ठीक है, तो अब इलेक्शन की हद तक तो ये मामला खत्म हो गया, इलेक्शन कमीशन ने उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया है। और जहां तक दूसरा मामला है जो उन्होंने कहा कि इसकी क्रिमिनल कार्रवाई की जाए, तो क्रिमिनल कार्रवाई जो है वो जो इस्तगासा है एक बनाता है इलेक्शन कमीशन, यही अब जो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है, इस फैसले को ये बुनियाद बनेगा एक इस्तगासे की इलेक्शन कमीशन के हुकाम की तरफ से, और वो जाएगा मजाज अदालत है, सेशन कोर्ट है, वहां ये एक कंप्लेंट फाइल हो जाएगी और फिर इलेक्शन लॉस के तहत जो है वो इस कंप्लेंट का पूरा ट्रायल होगा। उस ट्रायल में इमरान खान साहब को पूरे मौके दिए जाएंगे, उनको तलब किया जाएगा और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, आखिर में अगर उनको सजा हो जाती है तो उस सजा के बाद की, मैं जो न्यायालय की बात कर रहा था, आपने पनसोटा साहब को ले लिया, वो 5 साल, वो 5 साल की, ठीक है। अच्छा, लेकिन नहीं, वो सादिक और अमीन आर्टिकल 62 वाला मैटर नहीं चलता है फिर उसके बाद? नहीं, 62 और 63 वाला जो मैटर है वो अब अगले किसी इलेक्शन में इमरान खान साहब जब नॉमिनेशन पेपर जमा करवाएंगे, ठीक, तो उसमें ये सवाल उठेगा कि एक फोरम ने आपको एक मजाज डिक्लेरेशन दिया है। असल में एक सवाल है इस पर, और वो ये है कि 62(1)(f) का डिक्लेरेशन जो है ना, जब कोई न्यायालय होता है वो किसी मजाज अदालत की तरफ से आना चाहिए। सही है। और पाकिस्तान में एक सवाल यह है, क्या इलेक्शन कमीशन कोई अदालत है कि नहीं? इलेक्शन कमीशन को अदालत तस्वुर किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? अगर इलेक्शन कमीशन को आप अदालत तस्वुर करेंगे, जो ये पूरी प्रोसीडिंग है ये अगर अदालती कार्रवाई है, तो फिर इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब के खिलाफ ये डिक्लेरेशन आ गया है कि वो सादिक और अमीन नहीं आए। मियां नवाज शरीफ साहब के केस में और इमरान खान साहब के केस में ये फर्क ये है कि इमरान खान साहब के इस केस में ये जो उनको कहा गया है कि वो करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलविस हुए हैं, वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया है। सही है। अब इलेक्शन कमीशन ने बहरहाल अपना डिक्लेरेशन दे दिया है और उस डिक्लेरेशन के तहत उन्होंने सेक्शन जो आर्टिकल 1P के तहत उन्होंने जो इमरान खान साहब को नाअहल किया है, वो किया ही इस वजह से है कि उनके पास जो 62(1)(f) का जो डिक्लेरेशन था वो नहीं था।
उनके पास किसी कोर्ट की तरफ से ऐसा कोई डिक्लेरेशन नहीं था कि इमरान खान को किसी अदालत ने सादिक और अमीन ये के हवाले से कह दिया हो कि वो नहीं रहे। इलेक्शन कमीशन की अपनी ये कार्रवाई थी, वो कार्रवाई ये थी कि क्या ये करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलव्विस हुए कि नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन ने अपने कानून आर्टिकल सेक्शन 137 का जो उनका पैमाना था उसके मुताबिक जो हर किसी को पाबंद करता है कि इलेक्शन कमीशन सेक्शन 177 है उनका कि आप डिक्लेरेशन फाइल करेंगे और डिक्लेरेशन में किसी किस्म की आप अपने एसेट को एक सुई को भी नहीं छुपा सकते हैं। राइट। इमरान खान साहब उस डिक्लेरेशन को मिस डिक्लेरेशन के मुर्तकिब हुए। इलेक्शन कमीशन के सामने वो एक रेफरेंस आया, उन्होंने उस रेफरेंस पर एडजुडिकेशन की और उसके बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि इमरान खान साहब ने मिस डिक्लेरेशन की है। यही तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने किया। मिस डिक्लेरेशन का वर्ड वहां भी तो यूज हुआ, सेम नहीं है केस क्या? मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से फाइंडिंग इलेक्शन कमीशन की नहीं थी, ना ही कार्रवाई इलेक्शन कमीशन में हुई। यही तो मेरा पॉइंट है, यही तो मेरा कि इलेक्शन कमीशन ने अपना डिसीजन दे दिया, अब ट्रायल चला जाना है सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, कोर्ट में चला गया कि जनाब अब इसका क्रिमिनल ट्रायल किया जाए। वहां पर प्रोसीडिंग में दूसरे इसके पैरेलल इनकी अपनी पिटीशन चल रही होगी पीटीआई की, तो वहां पर जो प्रोसीडिंग होगी आए तो अगर नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। अच्छा, जो ट्रायल इमरान खान साहब का अब जाना है अदालतों में वो क्रिमिनल कार्रवाई का जाना है। ठीक है, क्रिमिनल सजा दी जाए। ठीक है, जिस तरह आप होगा कि मियां नवाज शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल तो सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन कर दिया सुप्रीम था। कोर्ट के ये इलेक्शन कमीशन के फैसले पर पीटीआई ने भी तो जाना है ना कोर्ट में, वो एक दूसरा एक वो भी चल रहा होना पैरेलल। वो तो पीटीआई जहां जाना चाहे जाए। हाँ, और अगर वो खिलाफ इनके आ जाता है तो तब भी तो आर्टिकल 62-63 लागू होगा, अगर खिलाफ आ जाता है तो। आप इस बात को समझिए थोड़ा सा प्लीज। वो ये है कि पीटीआई जहां कहीं भी जाएगी अब इस फैसले को चैलेंज करते हुए जाएगी। फैसले को चैलेंज करते हुए जाना ये एक इंटायरली डिफरेंट चीज है। यानी आपके खिलाफ एक फैसला मौजूद है, आप अदालत जाएंगे कहेंगे मुझे इस फैसले पर अमल दरामद रोक दें, स्टे दे दें, ये फैसला इलेक्शन कमीशन ने गलत किया है। ठीक है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अब या इस फैसले को कलअदम करार देंगे या इस फैसले को दुरुस्त करार देंगे। या मेरा कानूनी मामला ये है, ये फैसला दुरुस्त नहीं है, लिहाजा अदालत इसके ऊपर फैसला करे। एक मिनट रुके जरा इमरान साहब, एक मिनट रुके जरा। इसार राणा साहब, मैंने जब ये प्रोग्राम स्टार्ट किया तो एक एनालिसिस मैंने ये दिया कि 2014 का साल आपको याद होगा, एक मुबैना तौर पर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कह लें, जिसको हम जर्नलिस्ट खुल के बात नहीं कर रहे, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कह लें कि हुई। नवाज शरीफ साहब एक जगह पर खड़े होते हैं, डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। उसी के एक पैरेलल अभी ऐसा लग रहा है जैसे इमरान खान साहब भी उसी के बिल्कुल पैरेलल आ गए हैं, अभी किनारे नहीं लगे हैं, कन्फ्यूजन अभी बात की। अच्छा, फिर दूसरी तरफ नजर आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब भी सियासत से बाहर हो गए पहले 2014 में, आज 2022 में इमरान खान साहब भी अब तक सियासत से बाहर हो गए। 1 करोड़ को 1 करोड़ 60 लाख वोट लेकर इमरान खान साहब आते हैं, वो भी बाहर हो जाते हैं। तकरीबन 60-70 लाख करोड़ के करीब वोट लेकर नवाज शरीफ लेकर आते हैं, वो भी बाहर हो जाते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि हम अब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग या पॉलिटिकल साइड बाय साइड लेकर क्या चल रहे हैं। अगर यह फैसला बरकरार रहता है और बात सादिक और अमीन तक चली जाती है और इमरान खान साहब सादिक अमीन नहीं रहते, तो पाकिस्तान की सियासत की डायरेक्शन क्या बनेगी, नंबर 1। नंबर 2, अगर ये रिवर्ट बैक हो जाता है और सिर्फ बात यहीं तक पहुंचती है कि सिर्फ एक सीट पर वो डिस्क्वालीफाई हुए हैं और बाकी सीट जो उन्होंने 6 जीती हुई इनमें से 5 छोड़ देंगे, 1 रख लेंगे, दोबारा आ जाएंगे, या तीसरा पॉइंट वो इस टेन्योर तक, ये जो अभी मार्च अप्रैल तक चलेगा, इस टेन्योर तक ये डिस्क्वालीफाई, अगले इलेक्शन में वो इलेक्शन लड़ेंगे। इसके बाद की पॉलिटिकल सेटअप क्या बनेगा, यानी इसकी शक्ल क्या बनेगी, ये हम किस तरफ जा रहे हैं सियासत के रुख में? देखें, आपने जो पहली बात की ना, वो बात मैं समझता हूँ कि असल बातों का निचोड़ है सर, कि इस मुल्क में कभी भी कोई भी फैसला, और हमारी तारीख जो है इस बात की, जी जी, वो कानून और इंसाफ पे नहीं होता, वो सियासी मसलहतों पे होता है। जी ठीक है, ठीक है। अब माजी में नवाज शरीफ साहब के साथ क्या हुआ, इस पे जो लोग खुश थे, आज उन्हें उसी सारे अमल का सामना है। ठीक है। अब तोशा खाना केस में जो भी इसका नतीजा निकले, इस पे जो लोग खुश हो रहे हैं, उन्हें ये समझ नहीं आ रही कि ये तोशा खाना केस का फैसला अब उनके सामने भी खड़ा होगा आने वाले दिनों में। बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ठीक है। इसमें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों के खिलाफ रेफरेंस मौजूद है। सही है, ठीक है ना।
तो सियासतदान इस बात पे तो बहुत खुश होते हैं कि उनके मुखालिफ को रगड़ा लग गया। मरियम साहिबा ने कहा कि जी मामला आगे नहीं बढ़ेगा जब तक मामला जीरो से दोबारा नहीं शुरू होता। ठीक है। जैसे बच्चे खेलते थे ना, तो वो कहते थे तू हमारा भाई दोबारा से खेल, दोबारा से खेलो, शुरू हो जाए, दोबारा से आप खेलना शुरू करते हैं। तो पाकिस्तान में सियासत का खेल दोबारा से शुरू करने की एक वो हो रही है। ठीक है। इस दोबारा से खेल में तमाम नाअहल हो जाए और उसके बाद फिर तमाम को अहल कर दिया जाए। ठीक है। और फिर उन्हें कहा जाए और फिर वो सब और उसके साथ नए प्लेयर्स भी ले आए जाए, नए प्लेयर्स भी ले आए जाए और ये कहा जाए कि अब प्लेइंग फील्ड सबके लिए इक्वल होगी जी, अब खेलें। यानी कि ये मुल्क और कानून और इंसाफ जो है, गुलाम मुस्तफा साहब कुछ नहीं है, प्लेइंग फील्ड जो है ना वो बड़ी जरूरी है। इसमें कानून इंसाफ कहीं मैटर नहीं करता। और अब देखिएगा आप आने वाले दिनों के अंदर कि जो अभी ये जीरो पे काम नहीं गया ना, इमरान खान की गिरफ्तारी तक ना ये मामला ऐसे ही रहेगा, क्योंकि हम अपने अंदर की नफरतों और बदलों पे ज्यादा जीते हैं, हम लॉन्ग रन सियासी या जमहूरी अमल पे नहीं ज्यादा जीते। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया। एक ब्रेक ले लेते हैं साहब। ब्रेक के बाद मुझे एक और सवाल आपसे करना है, वो ब्रेक के बाद करते हैं। मामलात जो अभी तक हमने इस डिस्कशन को किया है, जिस सिरे को पकड़ते हैं वहाँ पर आगे क्वेश्चन साइन बनता नज़र आ रहा है। वो डिस्क्वालिफिकेशन का मैटर है, वो टाइम पीरियड का मैटर है, अगली प्रोसीडिंग का मैटर है, आर्टिकल 62-63 का मामला है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग का मैटर है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान साहब, खुद ये कह लें इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, उसके बाद जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का जिक्र होता रहा और अब पॉलिटिकल सिनेरियो जो बन रहा है, सब तरफ क्वेश्चन साइन है, उबाम है, इसका ही एनालिसिस हो रहा है। एक ब्रेक के बाद हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। हमारे साथ इमरान खान साहब भी मौजूद हैं और उनसे ज़रा बात करते हैं। कामरान साहब, माज़रत चाहता हूँ। कामरान खान साहब, अभी इसार राना साहब से बात हो रही थी कि पॉलिटिकल डायमेंशंस हम समझ रहे थे, कुछ आपने हमें इसकी लीगल साइड समझाई। आप इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, आप एक चैनल को स्टेशन पर हेड भी कर रहे हैं और काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, बहुत अरसे का आपका तजर्बा है, तमाम कॉरिडोर्स को समझते हैं, सब की खबरें हैं। लीगल साइड्स के अलावा इस्लामाबाद की हवा इस वक्त क्या कह रही है, वहां हो क्या रहा है, डिस्कशंस क्या हो रहा है, कॉर्नर मीटिंग्स में क्या बातें हो रही हैं, दानिश्वर हल्के, सियासी हल्के, तज्जियाती हल्के, सहाफती हल्के बात क्या कर रहे हैं, अब क्या है आगे, या हो क्या रहा है, या आगे सब कंफ्यूजन ही है? कामरान साहब। जी मुर्जा साहब, बिल्कुल बिल्कुल इसार राना साहब ने एक बात से मुत्तफिक हूँ जो उन्होंने कही कि ये सियासतदान जो इस फैसले के ऊपर अरकान पार्लियामेंट हैं, चाहे जो इस फैसले से खुश हो रहे हैं, कल को यही फैसला जो है वो उनके खिलाफ भी इसी अंदाज में इस्तेमाल हो सकता है। और ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि हम 62(1)F का मामला जो नवाज शरीफ वाला, वो डायरेक्ट बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में लेके गए थे जी। और उस पर भी आज तक ये कहा जा रहा है, कानूनदान ये कहते हैं कि जी वो बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में ये वाला मामला नहीं लेकर जाना चाहिए था। ठीक है। तो लेकिन वो गया और उसके ऊपर डिक्लेरेशन आया, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, कंट्रोवर्शियल थी, लेकिन वो ये है प्रेसिडेंट। उसमें क्या था, उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि जी अब किसी भी रुकन को किसी भी वक्त, चाहे वो इलेक्शन के फौरन बाद या इलेक्शन के 4 साल बाद, उसके खिलाफ कोई भी आप कंप्लेंट, अगर आपने उसको रगड़ना है किसी मामले में, तो उसके खिलाफ कंप्लेंट जो है वो आप बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में ले जाएं, कहें जी ये सादिक और अमीन नहीं रहा, इस किस्म के केसेस आते भी रहे और आपने देखे। तो ये एक प्रेसिडेंट जो है वो सेट हो गई, जिसको के कानूनी हलकों में कुछ ज्यादा अच्छा समझा नहीं गया। अब ये जो इलेक्शन कमीशन ने, बेसिक इसमें इलेक्शन कमीशन का कसूर नहीं है, ये जो स्पीकर ने रेफरेंस भेजे हैं, बुनियादी तौर पे स्पीकर जो है वो उनका ये कसूर है कि अगर कोई इंतखाबी मामलात होता, कोई इंतखाबी उजरदारी या कोई इस तरीके का डिफेक्शन का मामला होता या इस्तीफे का मामला होता, उस सूरत में तो इलेक्शन कमीशन को रेफर करते। ये सादिक और अमीन और ये चोरी और ये करप्ट प्रैक्टिसेस और ये तोशा खाना, इन मामलात में अगर आप रेफरेंस जो है वो अरकान, आप ही के अरकान असम्बली के रेफरेंस बनाए हुए अगर स्पीकर जो है वो भेजना शुरू कर देंगे इलेक्शन कमीशन में, तो कल को ये तमाम अरकान असम्बली जो है ये दे विल बी एट स्टेक, देयर इंटरेस्ट विल बी एट स्टेक। वेरी ट्रू। वो उनको किसी भी रुकन को अब बड़ा आसान होगा
कि जी उसके देखे ना वो ये आप भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते होंगे, जी, उसमें कभी भी 100% एक्यूरेसी नहीं होती, एरर रहता है। कोई वो एक तनख्वाह की आगे पीछे थोड़ी सी मोटरसाइकिल गाड़ी ये वो आगे पीछे रह जाती हैं, तो आप उसको बुनियाद बना के, ये कमजोरियां हर एक के साथ लगी होती हैं और वो आप किसी को भी उसको बुनियाद बना के रेफरेंस करेंगे और बड़ा ये valid point। तो ये बैड प्रेसिडेंट जो है ना वो सेट हुई है, ठीक है। बैड प्रेसिडेंट सेट हुई है। सिर्फ अगर इसकी लीगल उसकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस की अगर आप बात करें तो देखिए हम ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से पनामा वाला मामला जो है वो अनफोल्ड किया गया था ना, अब उसको वो वाली कहानी जो है वो रोल बैक हो रही है। आप देख लीजिए सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखें, जिस तरीके से मामला खुले थे, क्लाइमेक्स तक पहुंचे थे, अब एंटी क्लाइमेक्स जो है ना वो उसका शुरू हो गया, वो सारी चीजें जो है वो वापस आ रही हैं और उसी से मिलती जुलती चीजें जो है मुतबादल आप यूं समझ लीजिए वो चल रही हैं इमरान खान साहब के साथ कि जी वो मामला जो है उनके वहाँ 62(1)(f) था, यहाँ 63(1)(p) आ गया। तो एक कहानी तकरीबन मिलती जुलती है जी, किरदार बदल जाते हैं और वो एक शेर है ना अब्बास ताबिश का कि ये मोहब्बत की कहानी नहीं मरती ताबिश, लोग किरदार निभाते हुए मर जाते हैं। अच्छा, तो इसमें कहानी वही है जी, किरदार बस चेंज हुए हैं। ठीक है, ये फिर इसार राणा साहब की बात तो फिर ठीक हुई ना राणा साहब, मैं तो फिर एग्री कर रहा हूँ जब दोनों तरफ से बातें सही हो गई हैं कि जनाब ये तो प्लेइंग फील्ड दे दी गई कि लो जनाब अब विन विन सिचुएशन हो चुकी, तो लिहाजा आप खेलें सही से, और मैं नए प्लेयर्स चाहे वो बिलावल की सूरत में उनको फॉरेन ऑफिस दिया हुआ है, बनाया हुआ है और वहाँ से उनकी तैयारी हो रही है, या मरियम की सूरत में या किसी और सूरत में, ले जनाब मैंने आपको दे दिया, अब नए प्लेयर्स भी आना शुरू हो गए, अब खेलें, तो फिर एसार राणा साहब मतलब यही लिया जाए? बिल्कुल यही लिया जाए। बस इसमें अभी एक चीज की कमी है कि इमरान खान साहब ने एक दफा गिरफ्तार होना है। ठीक है, हाँ, फिर विन विन सिचुएशन बन जाएगी, सबके लिए इक्वल प्लेइंग फील्ड हो जाएगी। तो अभी ये चल रहा है मामला, और आज आर्मी चीफ साहब का जो बयान है कि फौज का इससे कोई ताल्लुक नहीं है सियासत से, ये बड़ा अहम और बड़ा मैटर करता है कि उन्होंने एक ऐसे वक्त में, क्रिटिकल वक्त में ये बात की। तो फिर इसका मतलब है कि ये तो सारे जो खराबी होगी, जो कुछ भी होगा, उसके जिम्मेदार सियासतदान होंगे, पार्लियामेंट होगी, ठीक है ना। और ये कल को किसी के खाते में ना डालें कोई चीज भी, ठीक है, क्योंकि जब आपका स्पीकर जो कस्टोडियन है पार्लियामेंट्री अफेयर्स का और पार्लियामेंटेरियंस का, वो खुद रेफर करेगा कि इसे नाअहल करार दिया जाए, इसे नाअहल करार दिया जाए, इसे नाअहल करार दिया जाए, तो फिर आप किसी पे कोई इल्जाम नहीं लगा सकते। सही है। दूसरी चीज ये है कि मैं ये जाती तौर पे समझता हूँ कि पीटीआई भी मुकाफाते अमल का शिकार है, ठीक है, और कभी सास भी बहू थी, ठीक है ना। अब जो अभी क्या कहते हैं, बात बिल्कुल ठीक है कि सिर्फ करैक्टर के चेहरे बदले, अब सिचुएशन वही है, लेकिन ये तो इन सियासतदानों को सोचना होगा ना। आप एग्री करते हैं कि जो सिचुएशन बन रही है इस वक्त, जो चाहे वो लीगल साइड की है उसमें क्वेश्चन उठ रहे हैं, पॉलिटिकल साइड की है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की है, पाकिस्तान के पॉलिटिकल फ्यूचर की है, सबकी तरफ क्वेश्चन साइन है। बिल्कुल है। और वो जो तुमने जुमला कहा था ना कि कोई सिरा भी आप पकड़े उसे खींचेंगे तो आपको आगे एक और गुंजल मिल जाएगा। ठीक। मुझे वो जो मुनीर नियाज़ी ने अभी चूंकि यहाँ पे एक शेर, तो मैं कहा मैं भी एक और दरिया का सामना था मुझे मुनीर, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा ये दरिया कभी नहीं खत्म, ये कभी खत्म नहीं। अच्छा, इमरान शफीक साहब, जब जाहिर है इमरान खान साहब के वकील थे बैरिस्टर जफर अली जफर साहब, वो वजीर कानून भी रहे इंटरिम गवर्नमेंट में, और बड़े ज़बरदस्त मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के ऊपर बड़ा अच्छी ग्रिप है उनकी, आप जानते भी उन्हें। उन्होंने जब ये केस की समाअत हुई थी तो उन्होंने एक्चुअल वही पॉइंट जो आपने रेज किया कि जनाब आर्टिकल जो 62(1)(f) है उसके तहत तो नाअहली का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है ही नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन कोई अदालत दरअसल है ही नहीं है। तो इसको तो जरा क्लियर कीजिएगा कि ये जो प्ली ली थी उन्होंने, अगर ये प्ली ठीक थी, सुप्रीम कोर्ट के किस प्रेसिडेंट की तहत उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन तो अदालत है ही नहीं, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली नहीं है, ये तो सिर्फ अदलिया के पास है, सिर्फ कोर्ट के पास उसका इख्तियार है। ये तो जरा क्लियर कीजिएगा, ये क्या पॉइंट था? मैं चाहता था अली जफर साहब आ जाते, उनसे पूछ लेता, लेकिन जरा टाइम कम है, आप ही जरा प्लीज इसे इलैबोरेट कर दी सर।
देखिए ये जो एक बात तो दुरुस्त है कि इलेक्शन कमीशन कोर्ट नहीं है, जी ये सुप्रीम कोर्ट का अजमत सईद शेख साहब का तहरीर करदा बिल्कुल फैसला है। बिल्कुल, मुझे याद आ गया, सही कह रहे हैं। केस में, हनीफ अब्बासी केस में जो उन्होंने इमरान बिल्कुल, खान एफिड्रीन केस और में था। जहांगीर साहब की न्यायालय का केस था, जी उस मुकदमे में उन्होंने करार दिया कि इलेक्शन कमीशन कोर्ट नहीं है। और फिर उन्होंने वो सारे जो इमरान खान साहब पर फॉरेन फंडिंग के इल्जामात थे, वो सारे भेज दिए दोबारा नीचे कि आप इलेक्शन कमीशन इसका जायजा लेगा, वो उसका मजाज फोरम है। ठीक और है, उसके बाद वो आ गई थी फॉरेन फंडिंग वाली। सही है। जो दूसरी बात है ना कि ये 63(1)(f) के खिलाफ के हवाले से डिक्लेरेशन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही दे सकती है, ये गलत है। ये उन्होंने नहीं कहा होगा, उन्होंने कहा होगा कोर्ट दे सकती है। कोई भी कोर्ट पाकिस्तान में जो कोर्ट अदलिया, ऑफ लॉ अदलिया है, का वर्ड, सुप्रीम कोर्ट का वर्ड नहीं, अदलिया यानी कोर्ट का वर्ड यूज हुआ है, कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट ऑफ क्योंकि लॉ। उस आर्टिकल 61 जो उसकी लैंग्वेज है, उस आर्टिकल में दिया हुआ है कि डिक्लेरेशन बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक तो है, वो कोर्ट ऑफ लॉ का, अब ये रहती है कोर्ट ऑफ लॉ क्या चीज है और क्या नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, तीसरी बात, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वैसे प्लीज। आप ठीक है चलिए सारे कंपैरिजन कर सकते हैं, कंपैरिजन में आजाद भी हैं, जो जरूर तज्जिया करना चाहिए। सर। हमारे यहाँ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग एक ऐसा फिनोमेना है जिसको कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जाहिर वैसे है, opinions। एक पहलू ये भी है इस केस का, इस मुकदमे में, कि तोशा खाना के जितने भी मामलात हैं वो इमरान खान साहब के खुद बनाए हुए हैं। और ऐसे। इमरान खान साहब जो पैमाने मुकर्रर करते रहे हैं सादा अमानत के, सर और इमरान साहब यही तो मैं कह रहा हूं कि जनाब वही सब कुछ जो किया गया, जो हुआ, वही तो उल्टा आ रहा है। भाई इमरान साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, मैं माजरत चाहता हूं, वक्त की जरा किल्लत होगी, आपने पॉइंट रेज किया था, मैं चाहता था 2-3 और बातें आपसे करूं, मेरी अपॉलॉजीज एक्सेप्ट कीजिएगा। इमरान साहब बहुत शुक्रिया, एसआर राना साहब बहुत शुक्रिया, कामरान खान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, अहमद पनसोर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और एसआर राना साहब हम आपके लिए दुआ गो है, डेंगू का शिकार रहे, अब आप रिकवर हो रहे हैं माशाल्लाह, अल्लाह आपको सेहत काबिला आजिला अता फरमाए। तो नाजरीन, जो क्लोजिंग हो रही है, सेम वही एनालिसिस जो हमने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि जहां पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ खड़े थे, तकरीबन उसके करीब करीब ही इमरान खान आ खड़े हुए हैं। और अगर आर्टिकल 62 या 63 का इत्तलाक हो जाता है तो उसके बाद की जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो चेयरमैन रहेंगे पीटीआई के, नहीं रहेंगे, और अगर वो नहीं रहते तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा। और अब अगली जो प्रोसीडिंग्स होंगी वो पाकिस्तान इंटरिम गवर्नमेंट तक, मुझे ये लग रहा है अब सिर्फ यही मामला देखेगा कि इमरान खान साहब अदालत में आ रहे हैं, इमरान खान साहब अदालत में पेश हो रहे हैं, वहाँ पर ये नई पिटीशन चलेगी है, हर तरफ कन्फ्यूजन है। तो लिहाजा रिलैक्स रहिए, इंशाल्लाह पाकिस्तान कायम दायम रहेगा, चलता रहेगा। ये सियासी मामलात पाकिस्तान को प्रिवेल करने के लिए है। पहले आर्टिकल 62(1) की तो तशरीह नहीं हुई थी, अब आर्टिकल 63(1)(f) की भी तशरीह नहीं हुई थी, मजीद हो रही है। फॉर द टाइम बीइंग के वर्ड कैसे होगा, चंद दिनों के लिए है, बगली सीटों के लिए, ये इंटरप्रिटेशंस हो रही हैं, ये शायद पाकिस्तान को प्रिवेल करने के लिए, तरबियत करने के लिए और मजीद आगे बढ़ने के लिए है। रिलैक्स रहिए, अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो, अपना गिरदनवा का बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के मान।